बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। इस्लामाबाद में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरह का सरप्राइज़ है और सन्नाटा है। एक झटका लगा है, उस वक्त लगा जब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरां वज़ीर आज़म बना दिया गया। उनके निगरां वज़ीर आज़म के अनाउंसमेंट से पहले तक किसी को भी इल्म नहीं था, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब को भी इल्म नहीं था और राजा रियाज साहब को भी इल्म नहीं था, जिनकी मुशावरत से वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म ने बनना था। बहरहाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं और इस वक्त भी सिटिंग सेनेटर हैं और स्टैंडिंग कमेटी को हेड कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, गालिबन पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी मौजूद सियासी जमात, जो मौजूद सियासी जमात है, पार्लियामान का हिस्सा है, हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, उस जमात के किसी रहनुमा को और सेनेटर को निगरां वज़ीर आज़म बनाया गया हो। बिलअमूम इसमें एक इम्पार्शल निगरां वज़ीर आज़म आते थे और ज़्यादातर लिए जाते थे टेक्नोक्रेट्स, रिटायर्ड जस्टिस ले लेते थे, जर्नलिस्टों में से किसी का इंतखाब कर लिया जाता था या पुराने सियासतदानों में से किसी एक को ले लिया जाता था। लेकिन ये पहला मौका है कि सेनेटर को वज़ीर आज़म बना दिया गया है। बिल्कुल नौजवान है एक से एतबार से कि उनकी उम्र सिर्फ 51 बरस है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। तो बहरहाल इस वक्त सन्नाटा इसलिए है क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि अब बेशक कुछ भी कहा जा सके, लेकिन जो इस वक्त रद्द-ए-अमल आ रहा है, यकदम जो रद्द-ए-अमल आया वो खुर्शीद शाह साहब का रद्द-ए-अमल था और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बयान देते हुए कहा कि कमेटी ने सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक, खैबर पख्तूनख्वा से अफजल खान का नाम नामजद किया था वज़ीर आज़म के लिए और उन्होंने कहा कि जहां से भी नाम आया है हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। यानी अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी लिस्ट में नहीं था। इंतखाबात में तारीख के खतियात तो पहले से हैं जब निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे का बिल मंजूर हुआ। खुर्शीद साहब ने कहा अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा, बेहतर होता कि हम किसी और शख्स का इंतखाब करते। अनवारुल हक काकड़ अगर साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने में कामयाब होते हैं तो उन्हें याद रखा जाएगा। ये सैयद खुर्शीद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, बड़े पुराने रहनुमा, ये उनका पहला रद्द-ए-अमल था, यही एक्चुअल रद्द-ए-अमल था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी तक ट्वीट पे किसी किस्म का खैर मकदम नहीं किया, मरीम साहिबा ने नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं किया और बाकी रही सही बात जो है वो कसर छोड़ निकाल दी जनाब राजा रियाज साहब ने। राजा रियाज साहब ARY पे आए और उन्होंने कहा कि मैं तो जी, मेरा तो आखिरी काम था वो मैं जाके कर आया हूँ और मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ और अब स्टैब्लिशमेंट जाने और निगरां वज़ीर आज़म जाने और शहबाज शरीफ साहब जाने, वो साफ साफ बता गए कि जनाब इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं था। ये वो असल बात थी, ये वो सच थी जो कि निकल आए। अब जब पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी ने दोनों बातें कर दी। पीपल्स पार्टी ने एक तो अपना जो जहां कंसर्न क्वार्टर्स में जहां मैसेज कन्वे करना था कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैसेज चला गया और स्टैब्लिशमेंट को भी मैसेज चला गया कि जनाब ये हमारा आदमी नहीं है और हम इस इंतखाब में हमारा हिस्सा ज़ीरो है, ये कर दी। उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी बताता हूँ क्योंकि वो तो टीवी पे आ ही नहीं सकता रद्द-ए-अमल, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हुआ ये कि राजा परवेज अशरफ साहब आए, स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने टेलीफोन भी किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपका खैर मकदम करते हैं और हम आपसे यही तवक्को करते हैं कि आप इंतखाबात बर वक्त करवा देंगे। उसके बाद सलीम मानवी वाला आए, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा कर दिया। फिर आ गई शाजिया मरी साहिबा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है पीपल्स पार्टी ने, हमें कोई इतराज़ नहीं है अनवारुल हक काकड़ साहब पे बिल्कुल किसी किस्म का, और ये जो नाम है पीपल्स पार्टी ने इख्तियार दे दिया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने नाम दिया होगा। तो उसके बाद फैसल करीम कुंडी आए, उन्होंने कहा जी हमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है, अनवारुल हक काकड़ साहब पे कोई एतराज़ नहीं है, तो ये शहबाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया था, उन्होंने नाम दे दिया होगा। तो ये तो सिचुएशन है जी इस वक्त। अब लेकिन सारे ये क्या कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे और इन टाइम होंगे और जनाब अनवार काकड़ साहब को हमेशा याद रखा जाएगा अगर वो इंतखाबात करवा देते हैं। तो दूसरी जानिब आ गई काफ लीग, चौधरी शुजा साहब, चौधरी सरवर साहब, वो आए मैदान में, उन्होंने कहा कि जनाब हमसे मुशावरत नहीं की गई निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो करनी ही क्या थी, वो तो खैर अल-ऐलान बता चुके, खुर्शीद शाह साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब बता चुके और उसके बाद फिर
दीगर रहनुमा उस्मान डार साहब मैदान में आए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। उस्मान डार साहब ने भी कहा कि अब उनका इम्तहान है कि इलेक्शन करवाते हैं या नहीं करवाते। असल मामला ये है। खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बता दिया। फवाद चौधरी साहब ने इनको वेलकम किया। सेनेटर सारे वेलकम कर रहे हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी सेनेटर वाहरुल काकर साहब को वेलकम किया क्योंकि उनके कुलीग भी हैं, इकट्ठे एक ही हाउस के मेंबर हैं, तो इसलिए उनका याराना ज़रा पुराना है, तो उन्होंने भी वेलकम कर दिया। लेकिन जो असल मामला है, पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया, कन्वे भी कर दिया कि भाई इसमें हम नहीं हैं। अब शहबाज शरीफ साहब का भांडा जो फोड़ दिया वो राजा रियाज साहब ने बता दिया कि कहाँ से नाम आया और कैसे आया। बहरहाल जी ये तो हो गया मामला। और मरीम साहिबा अभी तक खामोश हैं और पुरानी तस्वीर जो है उनके लाइक माइंडेड जो हैं वो पुरानी तस्वीर अनवार काकड़ साहब से मुलाकात की वो चला रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको भी पता है, सबको पता है कि उनके साथ हुआ क्या है। अदरवाइज तो ये है कि लंबी लंबी नशिस्तें ना होती और दुबई में, सऊदी अरब में, यूरोप में, लंदन में खुफिया मुलाकातें ना होती, मुशावरतें ना होती। और इसलिए कि पाकिस्तान में लंदन से भी बाहर निकलना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे भी खबरें लीक हो जाती हैं, हालात हसास हालात हैं, जासूसी हो जाती है, इस तरह की बातें। तो बहरहाल वो निकल गए यूएई और सऊदी अरब, तो बहरहाल काम नहीं आया। फिर राहील शरीफ साहब की एंट्री आई क्योंकि अदरवाइज फिर राहील शरीफ साहब का चलना था, तलवार चलनी थी और उन्होंने मैदान अमल में आना था, तो लिहाजा अनवार काकड़ साहब आ गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब ये तकरीरी सबको चौंका देने वाली है और यहाँ तक के चौंका देने वाली है कि जो लाइक माइंडेड दानिश्वर थे उनको भी नहीं पता था होने क्या जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुदल्लल जवाब आया है। इमरान खान साहब जेल में हैं, कैद में हैं, सजा काट रहे हैं, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। उनकी अपीलें गो स्लो में जा रही हैं, यानी कि उनको अग्रेसिवली उनको नहीं सुना जा रहा, बल्कि रूटीन में भी नहीं सुना जा रहा। हफ्ते हफ्ते की डेट दी जा रही है, रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उन्होंने इस तकरीर को रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमसे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ। आइन की रूह से निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से किसी भी सतह पर शरीक मुशावरत नहीं किया गया। सेनेटर अनवार काकड़ की नामजदगी कठपुतली वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के जाली कायद के माबैन मुशावरत से अमल में लाई गई है। अब जबकि सेनेटर अनवार काकड़ निगरान वज़ीर आज़म नामजद हो चुके हैं तो इन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तवक्को है कि सेनेटर अनवार काकड़ बतौर निगरान वज़ीर आज़म मनसब संभालने के बाद 3 माह की आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुनसिफाना और शफाफ इनकाद यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म अवाम के आइनी और जमहूरी हकूक़ पर मजीद कोई आँच नहीं आने देंगे। आइन की रूह पर अमल दरामद और जमहूरियत की बका के तसलसल के लिए इंतखाबात का आज़ादाना और गैर जानबदाराना और शफाफ इनकाद का कलीदी अहमियत का हामिल है और तमाम सियासी जमातों को मुनसिफाना माहौल में इंतखाबी मुहिम चलाने के मौके मुयस्सर करना निगरान हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत के ज़ेर अताब है। तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान इंतकाम का निशाना बनते हुए जेलों में कैद हैं और इसके साथ शहरियों को आइन के तहत मुयस्सर बेशतर बुनियादी हकूक अमलन मुअत्तल हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। इन हकूक की फरहमी मखसूस सियासी गिरोहों से वाबस्ता कारकुनान ही के लिए महदूद है। मुल्क में इज्तिमा और सियासत और आज़ादी इजहार भी पाबंदियों की जद में है। इसके नतीजे में आज़ाद अहले सहाफ़त ज़ेर अताब हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और इसके चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाबंद सलासल और बदतरीन सेंसरशिप के निशाने पर हैं और चुनांचे निगरान वज़ीर आज़म को इन मामलात का फौरी नोटिस लेना होगा। आइन और कानून की रूह के मुताबिक इंतखाबात के मौसर इनकाद के लिए इन नाहमवारियों के खात्मे की तरजीही बुनियादों पर तदाबीर करना होगी। पाकिस्तान इस वक्त किसी नए एडवेंचरिज्म का हरगिज मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये सिचुएशन है जी इस वक्त की और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अनवारुल हक काकड़ साहब को फ़ोन किया, उनको भी मुबारकबाद दी है और चूँकि पश्तून बेल्ट से काकड़ साहब का ताल्लुक है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पश्तून बेल्ट से है, लिहाजा एक दूसरे का थोड़ा सा वो नफ्सियात एक दूसरे से मिलती भी हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त की है जी। इमरान खान साहब की तरफ से ये रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। दूसरा एक और खबर भी दे दूं कि आज ही 12 अगस्त यानी कि कल गुज़श्ता रोज़ 12 अगस्त को ही निगरान वज़ीर आज़म
تشریف لائے ہیں، ان کی نامینیشن ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ایک پیمرا نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے تمام میڈیا چینلز کو. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ ٹی وی پہ ان کے بیانات نشر نہیں کر سکتے. اور اس میں حیرت ہے کہ اس میں ڈالا ہوا ہے جی اکبر حسین شاہ صاحب ڈالے ہیں، صابر شاکر مجھے بھی ہے، موہت پیرزادہ بھی ہیں، وجاہت سعید خان ہیں، یعنی کہ شاہین سبائی صاحب ہیں. یہ تو ہیں جرنلسٹ، ہم جتنے بھی اس وقت زیر عتاب ہیں جو بیرون ملک ہیں ان سب کے نام انہوں نے ڈال دیے ہیں. اور صابر شاکر، موہت پیرزادہ، وجاہت سعید خان اور شاہین سبائی یہ 4 جرنلسٹ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کرنل ریٹائرڈ اکبر صاحب ہیں، ان کی جو مشترکہ FIR درج کی گئی تھی. اور پھر عادل فاروق راجہ ہیں، حیدر مہدی صاحب ہیں، اور علی نواز اوان ہیں، فرخ حبیب ہیں، مراد سعید ہیں اور حماد اظہر ہیں کہ جی ان کے آپ نے بیانات نہیں شائع کرنے اور ان کو ٹی وی پر نہیں لینا. تو ویسے تو پاکستان سے ہم تو خیر ایک سال سے زیادہ ہو گیا، مئی 22 میں مجھے تو آف ایئر کیا گیا تھا، میں اپنا بتا دوں اس وقت. اور اس وقت اس کو تھوڑی دیر بعد ہی شہید ارشد شریف کا معاملہ ہو گیا اور ان کو بیرون ملک جانا پڑا. پھر ہمارے خلاف مقدمات بھی ہوئے. پھر شہید ارشد شریف جو ہے وہ دبئی سے نکالا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ دبئی چھوڑ دیں، پیچھا کیا گیا، وہ چلے گئے کینیا میں ان کا قتل کر دیا گیا بڑے بہیمانہ طریقے سے. تو ان کو بھی آف ایئر کروایا گیا تھا، مجھے بھی آف ایئر کروایا گیا تھا، میں بھی آف ایئر ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہو گیا. عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا، وہ مسنگ ہیں، ان کو جیل کے باہر سے اغوا کیا گیا ہے، ان کا نہیں پتہ چل رہا. تو شاہین سبائی صاحب بڑے سینئر موسٹ ہیں، ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب بھی اس وقت زیر عتاب ہیں، وہ بھی بیرون ملک ہیں، اور وجاہت سعید خان وہ بھی بیرون ملک ہیں. تو ان سب پہ جناب پابندی عائد کر دی گئی. تو وہ تو پابندی تو ہم سے پہلے ہی ہے، ہمارا رزق آپ نے چھین لیا، ہماری جابس ختم کروا دی، سب کچھ ختم کروا دیا، تو پیچھے رہ کیا گیا. بہرحال ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی بے بنیاد اور بیس لیس جو مقدمات جھوٹے ساری دنیا جانتی ہے، اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس کا نوٹس لے چکی ہیں. لہذا اس طرح کے اقدامات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک نگراں وزیر اعظم آ رہے ہیں اور اسی دن یہ کام کیا جا رہا ہے. بہرحال اپنی طرف سے ہم کلیریفائی کر دیں کہ یہ ایک بیس لیس اور نان سینس قسم کی پابندیاں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جتنے زیادہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے اور مقدمات درج کروائیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا پھر پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ کون محب وطن ہے اور کون ملک کا دوست ہے اور کون ملک کا دشمن ہے، کس نے زیادہ نقصان پہنچایا. بہرحال صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. سید انوار الحق کاکڑ صاحب، اب دوڑ لگی ہوئی ہے وزراء کہ جی نگراں کابینہ میں کون کون شامل ہوں گے. شہباز شریف صاحب نے بھی بلایا، سب نے بلایا، صحافیوں کو بھی بلایا، ان کو بھی بریف کیا، ساگدار صاحب الگ سے بریف کر رہے ہیں. اب نگراں کابینہ کے لیے اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے اور وہ ہے الیکشن کا، کہ الیکشن کیسے ہوں گے اور الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک آخری اطلاع یہی ہے کہ الیکشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جیتتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، تو ان کو جیتنے نہیں دینا اور ان کو الیکشن سے آؤٹ رکھنا ہے. لیکن کیسے آؤٹ رکھنا ہے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی، کیونکہ اس طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے. جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے دانت تیز کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اب عمران خان صاحب کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. اب ان کا خیال ہے کہ بلے کا نشان بھی غائب کر دیا جائے. اور الیکشن کمیشن نے PTI ممنوعہ فنڈنگ بے ضابطگی کے لیے تحریری آرڈر جاری کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے PTI کو جواب کا موقع دینے کے لیے آخری موقع دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے کیس پر 12 سماعتیں کی ہیں اور PTI معاملے کو التوا میں ڈالنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. 5 اگست کو دوسری مرتبہ عبوری جواب جمع کروایا گیا اور PTI کو جواب جمع کرنے آخری موقع دینے کی درخواست منظور کی جاتی ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. 22 اگست کو آخری موقع ہے، 22 اگست کو ہم سماعت کریں گے. تو اسی طرف جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن چکا ہے. حالانکہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف ایک فیصلہ آ چکا ہے اور دوسرا فیصلہ آنے والا ہے کہ وہ اپنے غیر آئینی اقدامات میں ملوث ہوئے ہیں اور آئین شکنی میں وہ ملوث پائے ہیں. تو بہرحال یہ سچویشن ہے، صف ماتم ہے ہر طرف بچھا ہوا، صفائیاں کی جا رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب آ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. اب ان کا اوتھ جو ہے، حلف برداری جو ہے، وہ ان کو رکوائی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 14 اگست کو تقریر میں کروں گا اور میں تقریر کر کے جاؤں گا تو شام کو حلف برداری کی تقریب ہونی چاہیے، یوم آزادی میں نے منانا ہے.
اب انوار ال کاکڑ صاحب آ چکے ہیں, ان کو پنجاب ہاؤس شفٹ کر دیا گیا ہے, وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. اب وہ اوتھ کل بھی ہو سکتا تھا, آج بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتے گا, کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں 2 وزیر اعظم ہیں, ایک شہباز شریف صاحب جو کہ اس وقت زبردستی کے وزیر اعظم ہیں, اور ایک ہے انوار ال کاکڑ صاحب جو کہ نامزد ہو چکے ہیں, نوٹیفائی ہو چکے ہیں. ان کا اوتھ ہونا ہے, صدر مملکت نے لینا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون بنے گا کروڑ پتی اور کون بنے گا یوم آزادی کی تقریب کا مہمان خصوصی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.